अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने मौर्रिख को तारीख रकम करते हुए पढ़ा होगा, सुना होगा। और मौर्रिख अपनी तारीख जब रकम करता है तो कलम का इस्तेमाल करता है। दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो तारीख को रकम करने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में गिने चुने लोग हैं जो ये काम करते हैं। उनमें से हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान में भी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी ये काम करते हैं। मसूद अख्तर हुसैनी साहब आज हमारे मेहमान हैं और ये फ़ज़ाइया की तारीख रकम कर चुके हैं। करीबन 300 से ज़ायद पेंटिंग्स की शक्ल में इन्हें फ़ज़ाइया की जो तारीख है वो महफूज करने का एजाज़ हासिल है। 1963 से ये पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं। 1971 में इन्होंने कमीशन हासिल किया और इन्हें 1987 में अमरीकी सोसाइटी फॉर एविएशन आर्टिस्ट की ताहयात मेंबरशिप भी मिली और मुंतखब हुए। आज इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने पेंटिंग से, अपने काम से, अपने रंगों से जो तारीख रकम की है वो क्या है, क्या मैसेज रखती है आने वाली नस्लों के लिए और ख़ुद फ़ज़ाइया के लिए भी। बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब आज हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने आपके स्टूडियो भी गए, वहाँ पे जाके भी आपका काफ़ी सारा काम देखा और हम फिर इतना हम खुश हुए कि इतना हमें अच्छा और भला लगा कि हमने कहा कि आप स्टूडियो तशरीफ़ ले आइए, हम डिस्प्ले करेंगे आपकी पेंटिंग्स और बारी बारी उनके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है कि जब आप तारीख रकम कर रहे होते हैं तो किसी भी मौर्रिख का काम ये होता है कि वो हकीकत को जाने, उस पर रिसर्च करे और उसके बाद वो तारीख रकम करे। तो आप तो रंगों से तारीख को रकम कर रहे हैं, तो आप भी क्या कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं उससे पहले, पेंटिंग बनाने से पहले? नहीं, रिसर्च के बगैर तो कोई तारीखी नौइयत की पेंटिंग बन ही नहीं सकती। स्पेशली जब आप फ़िज़ाई झड़पों के बारे में कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ ख़याली नहीं आप बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ वो पायलट्स मौजूद हैं, कंट्रोलर्स मौजूद हैं और बाकी अमला मौजूद है। आई विटनेसेस हमारे पास अभी तक मौजूद हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ़िज़ाई झड़प में जो देखते हैं कि क्या है। लॉग बुक्स हैं पायलट्स की, पुरानी तस्वीरों को देखना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, टाइम है। जब आप लॉग बुक्स, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं जो इस्तिलाहों से वाकिफ़ नहीं होते, जब पायलट की लॉग बुक की आप बात करते हैं तो वो लॉग बुक क्या है, उसको भी आप गंगालते हैं? लॉग बुक एक किताब है जिसमें कि हर मिशन के बारे में पायलट लिखता है कि इस टाइम पे वो जा रहा है, जहाज़ का नंबर ये है, फला मिशन पे वो जा रहा है और ये उसका टारगेट है। इस किस्म की चीज़ें उसमें होती हैं और ये टाइम है और आप वो भी एग्जामिन करते हैं? वो भी एग्जामिन करते हैं और इस हाइट पे उसने जाना है। ठीक। और सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स का ये है कि जब लड़ाका पायलट जब वो गोलियां चलाता है तो साथ कैमरा भी चलता है। ठीक। और कैमरा वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है जो कुछ आगे हो रहा होता है और उसी की मुनासबत से जो जजेस हैं उनको किल जो है ना अवार्ड करते हैं या किल अवार्ड नहीं करते, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जहाज़। फिर और काफ़ी चीज़ें जैसे जहाज़ के टुकड़े कहीं गिरते हैं, जहाज़ का दुश्मन का पायलट एजेक्ट कर जाता है, वो पकड़ा जाता है वो, और फिर बाकी आई विटनेसेस होती हैं, तो उससे पता चलता है कि ऑथेंटिक चीज़ क्या है, कब हुई, किस हाइट से ये मुकाबला हुआ। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो आपकी जो ऑडियो है वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। नीचे कंट्रोलर्स हैं जो कि वो सुन रहे होते हैं, दरमियान जो कम्युनिकेशन पायलट, बिल्कुल, और कंट्रोलर के दरमियान, पायलट और कंट्रोलर के दरमियान भी एक तो कम्युनिकेशन है और दूसरा ये कि जब जो रेडार्स हैं, रेडार्स में एक कंट्रोलर तो अपने पायलट के साथ यानी बिजी है, उसको घुमा फिरा रहा है। दूसरा जो है उसने दुश्मन की फ्रीक्वेंसी लगाई हुई है कान में, उसको भी वो सुन रहा है कि अब उसकी क्या इंटेंशन, वो भी इंटरसेप्ट की जा रही है साथ साथ, और वो भी इंटरसेप्ट की जा रही है।
कभी ये भी होता है कि जो हमारे पायलट के साथ हो रहा है उसका अपना कंट्रोलर है, तो दुश्मन के पायलट के साथ भी यही हो रहा, तो उसका अपना कंट्रोलर। ठीक। इसमें ये कि कंट्रोलर वर्सेस कंट्रोलर, पायलट वर्सेस पायलट्स, तो ये इस किस्म का बड़ा एक सब्जेक्ट है। लेकिन हाउ डज इट हेल्प यू कि आप पायलट से भी बात करते हैं, उसकी लॉग बुक भी आप सारी छानते हैं, ऑडियो कम्युनिकेशन सुनते हैं, आई विटनेसेस से बात सुनते हैं, ऑल्टीट्यूड के हवाले से मालूम करते हैं, मूड क्या था उस वक्त मालूम करते हैं। आपको कैसे हेल्प करता है ये? मुझे इस तरह हेल्प करता है कि जब आप पेंटिंग बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये हाइट पे ये मार्का हो रहा है, तो ज़मीन किस तरह तेज़ी से नीचे से गुजर रही है, और अगर वो गोलियां चला रहा है तो किस किस्म की, यानी कि उसकी जो है वो नज़र आएंगी। अगर रॉकेट चला रहा है तो कैसे नज़र आएगा, बॉम्बिंग कर रहा है तो उसका क्या एटीट्यूड होगा। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको खुद फ्लाइंग का तजर्बा ना हो, तो जो कि मुझे थोड़ा बहुत है, तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे नज़र आएगा। तो ये चीज़ बड़ा एक एडवांटेज मुझे देती है एज अ पायलट एंड एज अ कंट्रोलर ऑल्सो, कि क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने की हुई हैं सर्विस में। तो फ़िज़ाई झड़प कैसे होती है, उसमें क्या मनाजिर हैं, कैसा देखने वाले को कैसा नज़र आएगा। तो इसमें यही एक वजह है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं और पायलट्स हैं और जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो देखते हैं तो उन्हें इसमें थोड़ा बहुत रियलिटी का एहसास होता है। हाँ, शायद ऐसा ही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने तमाम अपना काम कर लिया, रिसर्च कर ली, पायलट से बात कर ली, और अगर आप बैठे पेंटिंग करने के लिए, मंजर कशी करने के लिए, तो आपने रोक दिया और कहा कि नहीं, एक दफ़ा फिर मुझे इस पे पायलट से बात करनी है, नहीं एक दफ़ा फिर मुझे जाके ज़रा कम्युनिकेशन का पता करना। कभी ऐसा होता है आपके साथ? ऐसे होता है, एक दो दफ़ा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंगली MM आलम कि मैं कोई चीज़ बना रहा था, तो उस पर रिस्क लेना भी ज़्यादा मुश्किल था। और वो हयात थे और चकलाला में रहते थे, मेरे स्टूडियो के साथ ही रहा करते थे वो। तो वो बल्कि खुद आ जाया करते। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं जो हूँ वो आप कहीं फंस गया हूँ मैं इसमें, तो आप पता इसके बाद क्या है। देन ही विल कम, और वो बड़े, क्योंकि वो खुद भी इस यानी आप समझ लें कि आधे आर्टिस्ट वो खुद भी थे और उनको भी काफ़ी इस चीज़ पे दस्तरस थी, तो वो बताते कि नहीं ये ऐसे है, ऐसे कर लोगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ है। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप यू वॉक अस थ्रू योर पेंटिंग्स, हमें बताएं कि आपने 1965 से हम शुरू करना चाहते हैं, जरा अगर शुरू से अगर आप वो तस्वीर हमें दे दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर हम 65 वॉर की मुनासबत से हम बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर हम 65 वॉर की, अगर आप मेरे लिए कोई पेंटिंग्स जो मैंने की हैं वो चला दें, वो बिल्कुल चल रही हैं आपके लिए भी। अब ये पहली पेंटिंग है जो हम चाह रहे हैं कि आप इसको देखें और हमें बताएं। आप हमें बता सकते हैं, नाजरीन इसको देख रहे हैं इस पेंटिंग को, ये क्या डिपिक्ट करती है? ये जो है ये स्टार फाइटर तैयारा है जो कि 65 वॉर से पहले आया है। और इस तैयारे को लाने में एयर मार्शल असगर खान का बहुत हाथ था। F-86 जो अमेरिका के थे उनको लाने में असगर खान का बहुत हाथ था। तो ये एक आवाज़ से तेज़ तैयारा था और जो कि 100,000 फीट से ऊपर उड़ भी सकता था, बहुत तेज़, बहुत ख़तरनाक तैयारा था। ये 15 सितंबर 1965 को, 15 दिसंबर 1965 को उतरा है। उस दौर के जदीद तरीन तैयारों में से ये एक तैयारों से एक है। 15 सितंबर 1961 को ये सरगोदा में आ गया था और इसको चला रहे हैं उनके स्क्वाड्रन कमांडर, विंग कमांडर M सदरुद्दीन। इनके पीछे जो हैं वो आ रहे हैं
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मर्वन लेस्ली मिडल कोट, बहुत मशहूर इस तैयारे के पीछे हमें एक तैयारा नजर आ रहा है, जो वो कि तैयारा आप बता रहे हैं मिडल कोट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिडल कोट उड़ा रहे हैं। और ये इन 2 स्टार फाइटर्स की अपनी होम बेस सरगोदा पर पहली लैंडिंग है। ये जिस इस मंजर कशी जो हुई जी, है, जी, जो जी। पेंटिंग ये जो मौजूद है, ये पहली लैंडिंग है स्टार फाइटर की। स्टार फाइटर की, यानी इस तैयारे के आने के बाद पाक फजाइया बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, यानी आवाज़ से तेज, यानी वी हैव एंटर्ड द एज ऑफ सुपरसोनिक एज में हम दाखिल हो गए हैं। तो इसके बाद जब 65 वॉर शुरू होती है तो उसका सीन भी अलग हो वो हम देखना चाहेंगे, अगर आप हमें अगली पेंटिंग दिखा दें तो हम चाहेंगे मंजर कशी की हुई है, जो ये थोड़ा सा हमें बताएं ये क्या है। ये असल में 65 वॉर से पहले स्कर्मिशेस शुरू हो गई थी, ठीक है, बॉर्डर पे झड़पें शुरू हो गई थी 6 सितंबर से पहले। 6 सितंबर से, दिस इज 1 सितंबर, ये पहली सितंबर की पेंटिंग, पहली सितंबर की पेंटिंग है। और इसमें रफीकी और उनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी, स्क्वाड्रन लीडर रफीकी लीडर हैं। और ये जो हमें जहाज नजर आ रहा है, ये जो स्क्वाड्रन जहाज लीडर रफीकी साहब का ये जहाज है। स्क्वाड्रन लीडर रफीकी साहब का जहाज है, यानी इसमें उनके नंबर 2 इम्तियाज भट्टी थे, ये रफीकी साहब थे। इनके मुकाबले में 4 जहाज आए थे, छम सेक्टर था। और ये आप छम सेक्टर आपने जी, डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे। जी। तो के मुकाबले में इंडिया ने भेजे थे, वो वैम्पायर्स उनका नाम था। और इन्होंने चारों के चारों जहाज मार गिराए थे। उसके बाद सीन काफी चेंज हो गया था। और एक तो रफीकी 2 पायलट्स वर्सेस 4 पायलट्स, और उन्होंने तमाम जहाज उन्होंने गिरा दिए थे। और इंडिया ने वैम्पायर को अपनी इन्वेंट्री ही से निकाल दिया था। 65 वॉर में वो बहुत ही कम नजर आया, उन्होंने निकाल दिया था इसको। रफीकी हीरो बन गए थे और इम्तियाज भट्टी साहब बहुत ही नामवर पायलट हैं। तो ये यानी पाकिस्तान की एक समझ लें कि विक्ट्री की जो एक लाइन थी वो शुरू हो गई थी। उसके बाद जो है अपना 3 सितंबर आ जाती है, यानी इस मार्के के बाद 3 सितंबर को एक 104 ने एक दूसरे नेट जहाज को बगैर किसी फाइट के उतार लिया था। यानी नेट में स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह उसे चला रहे थे, स्क्वाड्रन कमांडर थे, पठानकोट साइड से आए थे 27 स्क्वाड्रन से। और जब उन्होंने 104 के साथ नबर आजमा होने की कोशिश की तो उन्हें वो बहुत ही तेज और बहुत ही सुपीरियर नजर आया और वो बगैर फाइट किए पसरूर रनवे पे उतर गए। 104 हमारा जहाज, हमारा जो जहाज है ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह चला रहे हैं। ये इस वक्त जो हम इस वक्त पेंटिंग में देख रहे हैं, क्या यही यही एयरक्राफ्ट है, ये 104 है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह इसे चला रहे हैं। और इनके नंबर 2 जो है 104 में वो है मिकी अब्बास, फ्लाइंग ऑफिसर मिकी अब्बास। तो ये जब जहाज उतरा है पसरूर पे तो हमने, फोर्सेस तो वहां थी, हमने उस जहाज को कैप्चर कर लिया। और इसके नीचे जहाज जो नजर आ रहा है वो नेट है, वो नेट है जो कि स्क्वाड्रन भारत लीडर का जहाज है, ब्रिजपाल सिंह चला रहे हैं उसे। ब्रिजपाल सिंह। और ये जहाज अभी तक हमारे पास म्यूजियम में रखा हुआ है, कराची में है, इट्स अ ट्रॉफी फॉर अस। और स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह को बाद में जाहिर ही वो जबर POW और बाद में इनको छोड़ दिया गया, ये इंडिया वापस चले गए एंड ही रिटायर्ड एज एन एयर मार्शल। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो खूबसूरत मंजर कशी की हुई है एयरफोर्स की हिस्ट्री के हवाले से, इस पे मज़ीद बात करेंगे। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये उस वक्त का समा बयान करती है, मूड बयान करती है, जो कॉम्बैट के सीक्वेंसेस के हवाले से और ख़ास तौर पे फ़ज़ाइया की हिस्ट्री के हवाले से। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीर कशी, मंजर कशी, रंग भरे हैं इस तारीख में और उसको कैप्चर किया। हम चाहेंगे कि अगली तस्वीर के हवाले से आपकी बात कर लें। ये इस वक्त हमें जो जहाज नजर आ रहा है, ये असेंड कर रहा है इस वक्त, ये मनूवर है। जी, हमें इसके अंदर गोला बारूद भी नजर आ रहा है। क्या ये क्या पेंटिंग है? ये
हम ये 6 सितंबर है और वॉर शुरू हो 6 चुकी है। सितंबर आ गया। 6 सितंबर आ गया है और वॉर शुरू हो चुकी है। और सुबह ही सुबह इंडियंस ने इंटरनेशनल लाइन क्रॉस की वज़ीराबाद पे, और 104 को स्क्रैम्बल किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आलम इस जहाज़ में हैं। उन्होंने एक मिस्टर को गिराया, एक मिस्टर को डैमेज किया। और दूसरी तरफ ये एयरक्राफ्ट हैं इंडियन। बिल्कुल ये इंडियन एयरक्राफ्ट को इन्होंने गिराया। और दूसरी तरफ इसी 104 ही में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद ने भी 2 मिस्टर्स गिराए। एक को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और दूसरे की डबरीज में वो चले गए थे। फिर उन्होंने इजेक्ट किया और वापस आए और फिर वॉर शुरू की। ये तो 104 की कहानी है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सुपरसोनिक किल है, यानी सुपरसोनिक किल, सुपरसोनिक यानी कि आवाज़ से तेज़ जहाज़ में ये एक आप समझ लीजिए दुनिया की पहली एक किल है। दुनिया में पहली किल है जो कि तेज आवाज की रफ्तार से भी तेज जहाज चलता हुआ दूसरे जहाज को निशाना बना रहा है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली मिसाइल किल भी आप इसको समझ लें। और बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे सुपरसोनिक जहाज से एक दुश्मन का तैयारा गिराना, ये भी एक यानी कि पहली, यानी आप समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि वॉर शुरू हो चुकी है। ठीक। और कॉम्बैट शुरू हुआ है और उसके अंदर सुपरसोनिक किल जो है पहली वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। पाकिस्तान ने पहली किल जो है ना यहाँ पे की है। और 104 हैं जो कि इसमें आगे हैं, यानी ठीक। ये अब हमें जो अगली पेंटिंग नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इसको जरा नाज़रीन के लिए भी बड़ा करके 6 दिखाया जाए। बिल्कुल 6 सितंबर काफी एक्शन है इस पेंटिंग के अंदर। जी, ये 6 सितंबर का सबसे इम्पोर्टेंट फिजाई हमला है एक बेस के ऊपर। ये पठानकोट एयरबेस पे ये हमला है। और पठानकोट वो बेस थी जिस पे के आवाज़ से तेज़ MiG-21 इंडिया ने अभी खरीदे थे रिसेंटली रशिया से। और ये इंडिया ने रशिया का पहला, आप समझ लें, पहला लड़ाका तैयारा इंडिया ने ख़रीदा था जो कि आवाज़ से तेज़ था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के 19 स्क्वाड्रन ने, जिसकी सरकर्दगी स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे यलगार की पठानकोट पे और तमाम MiG-21 उन्होंने जो है ना यहाँ ज़मीन पर ही तबाह कर, ज़मीन पर डिस्ट्रॉय किए। को अंदाजन कितने हमारे जहाज थे? और ये जो एक तैयारा नजर आ रहा है जिसमें ये स्क्वाड्रन लीडर साहब का तैयारा है। ये लीडर का तैयारा है, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर का। और इनके पीछे 8 तैयारे और हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ पायलट्स हैं, गानी अकबर हैं, अब्बास खटक हैं, अरशद चौधरी हैं और दिलावर हैं, जो कि बाद में आमतौर पे सब लोग एयर मार्शल्स बने। ये जितनी टीम है ये यहाँ पर इस वक्त। और इसके ऊपर एस्कॉर्ट कर रहे हैं 15,000 फुट पे अरशद समी और तवाब साहब जो थे वो बाद में बांग्लादेश के चीफ बने। और अरशद समी रिसेंटली वो फौत हुए हैं। अच्छा, आप ये इस पेंटिंग का पस मंजर बता रहे हैं, मंजर कशी कर रहे हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर भी जब ये हमला हो रहा था तो एस्कॉर्ट किया जा रहा था। उस वक्त 2 जहाज एस्कॉर्ट कर रहे थे, 8 जहाज हमला कर रहे थे। यानी जो एस्कॉर्ट्स थे वो देख रहे थे कि कितने जहाज़ों को हिट हुआ है, कितने जहाज जल रहे हैं और ये जो है वो कैसे हमला जो है ना किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। ये नहीं बुक ऑपरेशन था ये। आई मीन बहुत ही खूबसूरत एक अटैक जो कि ये पाकिस्तान का पहला हमला कह सकते हैं इंडिया के अंदर पठानकोट की बेस के ऊपर। ये हम बिल्कुल इसको आप पाकिस्तान की पहली यलगार कह सकते हैं। आप इसको पठानकोट पर यलगार कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही एक ज़बरदस्त हमला था जिसने कि इंडिया की फ़ज़ाइया की आम कह सकते हैं कि कमर तोड़ दी थी उस वक्त। यानी कि सुपरसोनिक तैयारे अब उनके पास नहीं थे, नहीं बचे थे। MiG-21 तबाह हो जाने के बाद नहीं थे उनके पास। ठीक है, चाहेंगे अगली पेंटिंग के ऊपर हम आपसे बात करें। जी बिल्कुल।
ये जो है अभी 6 सितंबर ही चल रहा है 6 सितंबर का ही है। जी और ये तकरीबन आफ्टरनून हो चुकी है इस वक्त। और रफीकी जिनका कि जहाज क्लोजअप में नजर आ रहा है, स्क्वाड्रन लीडर रफीकी हैं, स्क्वाड्रन रफीकी ये लीडर हैं। और उनके साथ यूनुस हुसैन हैं और उनके साथ सैसिल चौधरी हैं। ये 3 पायलट्स हैं जिन्होंने हलवाड़ा के ऊपर जो है ना, हलवाड़ा वहाँ पर हमला किया। और इनके मुकाबले में 35 जहाज थे। यानी इस वक्त तस्वीर में हंटर्स के साथ ये नबर्द आजमा है, लेकिन बेसिकली इर्द गिर्द इनके तकरीबन 35 हंटर्स तैयारे हैं जो कि इनके मुकाबले में आए हुए हैं यहाँ पर। इसमें यह था कि रफीकी ने एक जहाज़ को गिराया है, जैसे आप देख रहे हैं उसमें स्मोक आ रहा है। तो जैसे ही उसने ये जहाज़ गिराया है उसकी गन्स जैम हो गई, रफीकी साहब की गन्स जैम हो गई। अब वो उनको चाहिए था आमतौर पे तो ये है कि वो अपना डाइव करते और वापस सरगोदा चले जाते और ये दूसरे जो इनके नंबर 2 नंबर 3 थे वो भी उनके साथ चले जाते या वो लड़ते रहते। लेकिन वो बैटलफील्ड में यानी मैदान जंग में ही रहे वो, और वो अपने नंबर 2 को नंबर 3 उनके पास मिसाइल्स वगैरह थे उस वक्त गन्स के अलावा जो उन्होंने मैदान जंग नहीं छोड़ा, सोचा मैं ये इस्तेमाल कर लूंगा? ये मिसाइल्स वगैरह इनके पास नहीं थे, ये इनके पास गन्स थे और ये गन्स ही लेके गए थे। और जो नंबर 2 यूनुस हुसैन रह गए थे और नंबर 3 सैसिल चौधरी थे, इनके पास गन्स नहीं थी। तो अब यानी लीडर का तो ये काम होता है कि वो खुद फाइट करना शुरू कर देते हैं और बाकी लड़के उनके पीछे फॉलो करते हैं जब तक कि लीडर ये ना कह दे कि नहीं अब आप उसके पीछे जाएं, अब आप उसके पीछे जाएं। अब इनकी गन्स जैम हो गई हैं, लेकिन वो गाइड कर रहे हैं, उनको वापस चला जाना चाहिए था। तो उनको कोई कुछ कहता भी नहीं क्योंकि जाहिर है गन्स जैम हो गई हैं। लेकिन वो वहीं पे मैदान जंग में ही डटे रहे और वो अपने नंबर 2 को और नंबर 3 गाइड करते हैं। यूनुस हुसैन ने एक हंटर गिराया, वो उसके पीछे जा रहा है। उन्होंने भी एक हंटर गिराया, फिर अल्टीमेटली ही वाज आल्सो शॉट डाउन क्योंकि बहुत ज्यादा जहाज थे, 35 जहाज। उसके बाद सैसिल चौधरी वाज द ओनली वन जिन्होंने 2 जहाज गिराए हंटर्स, और ही वाज ओनली सर्वाइवर जो कि सरगोदा वापस पहुंच सके इस हमले के बाद। अब रफीकी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। यूनुस हुसैन जो कि बहुत एक अच्छे मार्क्समैन थे, यानी बहुत अच्छे निशानाबाज अपने स्क्वाड्रन के थे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो इस हमले में ये हुआ। लेकिन रफीकी जो थे अपने इस वेलर की वजह से, इनकी अपनी ये जो था ये जो कारनामा उनका और ये उनकी जुर्रत और बहादुरी, तो ये बहुत मशहूर, अभी तक बहुत मशहूर हैं। लेकिन इनकी शहादत हमें जो है ना ये देखनी पड़ी इस दिन। ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत ही एक माकतुलारा फाइट थी जिसमें कि 5 दुश्मन के जहाज हमने गिराए थे। अच्छा, अब ये अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बड़ा एक जहाज हमें नजर आ रहा है, ये धमाका होता हुआ, मिसाइल्स भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नीचे से भी इसमें लग रहा है कि फायर हो रहा है बड़े जहाज पर। ये क्या मंजर कशी? बिल्कुल बिल्कुल। ये है साउथ यानी कराची साइड, आप समझ लें ये साउथ साइड है। और ये जो बेस है ये है जामनगर। जामनगर बॉम्बर बेस थी और एक बहुत ही ताकतवर बेस थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो जहाज़ है ये इसे उड़ा रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलम सदीकी, उनके साथ नेविगेटर हैं कुरैशी, असलम कुरैशी, जो इसी बॉम्बर में है। अब इसकी खास बात यह है कि सुबह उसी ये अभी 6 सितंबर खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम 6 सितंबर की रात में पहुंच गए हैं हम। 2 हमारे पायलट्स जो हैं, फाइटर पायलट शहीद हो चुके हैं। हम रात में पहुंच गए हैं 6 सितंबर की, और अब बॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इसमें आलम सदीकी ने 2 हमले वो ऑलरेडी कर चुके हैं जामनगर पे।
अब ये तीसरे 6 हमले सितंबर को ही 2 हमले हो चुके हैं जामनगर पे, और ये तीसरे हमले पे जा रहे हैं ये। ठीक है। यानी हमला तो पूरे स्क्वाड्रन ने भी किया, लेकिन ये इनकी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, इनको रोका गया था कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने जबरदस्ती शायद फील कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल बी मिसिंग। आप 2 दफा कर चुके, और अगर तीसरी दफा जाते तीसरी तो जाएंगे। बिल्कुल जाहिर, वो सब रेडी थे, गन्स रेडी थी, हर चीज थी, वो समझ लो कि इनका इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन ही डिड नॉट डेटर। ये बहुत ही, यानी कि इस किस्म के बहुत ही आप समझ लेंगे दिलेर पायलट्स में से गिने जाते। तो ये उन्होंने तीसरा हमला किया जामनगर पे, और एंटी एयरक्राफ्ट ने उनका जहाज को छलनी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना जितना एमुनिशन था जामनगर के ऊपर जो है ना गिराया, रिलीज कर दिया, और काफी तबाही जो थी वहां पर उनको देखनी पड़ी इसकी। तो ये यहाँ पे इस तरह ये शहीद हुए आलम सदीकी। तो ये 6 सितंबर जो है उसका आखिरी, यानी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स का मार्का समझ लें, और इसके बाद फिर 7 सितंबर शुरू होगा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे, जिसको कि हम ऑफिशियली हम पाकिस्तान एयरफोर्स डे 7 सितंबर को कहते हैं। ठीक, ये लेटेस्ट एक तस्वीर आ गई और हमारे पास आप देख रहे हैं अपनी, ये जो है ये 7 सितंबर शुरू हो गया है। 7 सितंबर यानी पिछली जो तस्वीर आपने देखी, उसकी रात को एमएम आलम क्योंकि सरगोदा के 11 स्क्वाड्रन के कमांडर थे, सरगोदा में थे, और वहां पे जो माहौल था वो जरा ग्लूमी हो चुका था, क्योंकि हमारे 3 मायानाज पायलट्स जो थे पहले ही जिनका एयरफोर्स के अंदर नाम था, जाने जाते थे निशानाबाजी के हवाले से। बिल्कुल, निशानाबाजी, वो शहादत पा चुके थे, बहादुरी के हवाले से और निशानाबाजी के हवाले से वो शहादत पा चुके थे। लेकिन फिर भी एमएम आलम जैसे लोग अभी भी थे, उन्होंने वहां पे सरगोदा में तकरीर की रात के वक्त कि हम इनसे बदला लेंगे और ले सकते हैं। तो खैर अल्लाह का करना ये हुआ कि जब 7 सितंबर का जब सूरज तुलू होता है तो दुश्मन के जहाज़ों के आने की इतला मिलती है, और सकेसर से स्क्वाड्रन लीडर फारूक हैदर स्क्रैम्बल करते हैं सरगोदा से। एमएम आलम और इनके नंबर 2 फ्लाई मसूद अख्तर ये टेक ऑफ कर जाते हैं, और सुबह ही सुबह, यानी आप समझ लें कि अजानों के कुछ देर बाद ये झड़प शुरू होती है सरगोदा के ऊपर। और कितने एनिमी एयरक्राफ्ट से अंदाजन जो अप्रोच कर रहे थे? ये तकरीबन 5 से ज्यादा थे, 5 से ज्यादा थे। 2 स्क्वाड्रन डिफरेंट साइड से आ रहे थे। तो एमएम आलम ने 30 सेकंड के अंदर अंदर दुश्मन के 5 जहाज सरगोदा के इर्द गिर्द उन्होंने गिराए। 5 हंटर्स उन्होंने गिरा दिए, और उसका टाइम हाउ डू यू रिकॉर्ड दिस? ये कैसे रिकॉर्ड होता है कि एमएम आलम साहब ने 1 से लेके 30 तक आप गिने और 5 जहाज जो हैं इंडिया के वो गर्क हो जाएं? ये कैसे रिकॉर्ड होता है? हाउ इसमें ये है कि जैसे कि वो यानी जब आप गोलियां चलाते हैं हवाई जहाज की, तो उसमें अगर 1000 गोलियां भी हैं तो वो इतनी तेजी से निकलती हैं कि उसके अंदर कोई मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये इस किस्म की फॉर्मेशन में वो टर्न कर रहे थे, लाइनस टर्न कर रहे थे, और ये एमएम आलम के सामने से गुजर रहे थे। और एमएम आलम जो थे वो खुद ही बहुत ही मायानाज निशानेबाज थे अपने स्क्वाड्रन के, और उनकी गनरी की उनके पास कप्स भी थे, उनके पास इनाम भी थे बहुत से। तो एमएम आलम के सामने से गुजर जाना तो मेरे ख्याल फेटल ही हो गया है किस्म का, यानी जो भी गुजरा वो खत्म गलती की उसने। अच्छा, हम चाहेंगे कि इस तस्वीर के हवाले से, इस पेंटिंग के हवाले से मजीद आपसे जरा गुफ्तगू करें। एमएम आलम साहब के जहाज के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं 30 सेकंड में उन्होंने 5 जहाज इंडिया के 5 जहाज गिराए कर रहे थे, बिल्कुल असॉल्ट कर रहे थे, वो मार गिराए। बिल्कुल वो मार गिराए, और ये एक रिकॉर्ड है। और दूसरा इसके साथ साथ आप ये भी समझ लें कि एक एमएम आलम इंस्टेंट जेट एस बन गए, यानी जेट्स में जेट की फजाई झड़प में 5 जहाज गिराना ये भी एक रिकॉर्ड ही है। और तीसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि इस झड़प के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इंस्टेंटली
उसको एयर सुपीरियरिटी हासिल हो गई। अच्छा, जब आप एयर सुपीरियरिटी की बात करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं आप? ये मैं साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी की भी बात कर रहा हूँ और फिजिकल सुपीरियरिटी की भी बात कर रहा हूँ। जब एक एक मिशन में 5-5 जहाज गिर जाएं और इसी के सुबह ही सुबह और भी मिस्टीरियस आए थे जो कि 104 में अमजद साहब ने गिरा लिए थे। इसी सुबह 7 सितंबर की सुबह ही सुबह वो गिरा लिए थे और उसके बाद MM आलम ने ये गिराए हैं। तो इस तरह एयर सुपीरियरिटी जो है हमें इस दिन मिल जाती है और MM आलम के इस हमले के बाद एक इंस्टेंट एयर सुपीरियरिटी मिल जाती है और हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अगली अगर आप पेंटिंग दीजिए जी, हम जरा। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल अब ये जो है ये कलाई कुंडा है। ये हम वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान चले गए हैं। यहाँ से विंग कमांडर शब्बीर सैयद की क़यादत में हमने एक कलाई कुंडा बेस पर हमला किया जो कि एक बॉम्बर बेस थी और 200 मील दूर थी और इसमें सारा स्क्वाड्रन बॉम्बर्स का हमने तबाह कर दिया था। ढाका से गए थे ये जहाज। ये हुआ, उसके बाद फिर बागडोगरा पे हमने अटैक किया, यानी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितने जहाज होंगे? ये मेरे ख्याल एक लाइन में कोई आप कह रहे हैं स्क्वाड्रन पूरा? हाँ, पूरा मेरे ख्याल 15-20 जहाज तो होंगे जो कि उन्होंने स्ट्रैफिंग से जो है ना उड़ा दिए, क्योंकि 200 मील दूर जाना था। इनके पास रॉकेट्स भी नहीं थे, मिसाइल भी नहीं थे और 4-4 ड्रॉप टैंक्स लेके जा रहे थे। बहुत दूर था कलाई कुंडा ढाका से, सिर्फ गन्स थी इनके पास। और जब ये ऊपर पहुंचे हैं तो वो जो बॉम्बर्स थे उस स्क्वाड्रन के, वो एमुनिशन लोड कर रहे थे वॉर के लिए, अटैक के लिए। तो जब इन जहाज़ों ने जब इनके ऊपर स्ट्राइकिंग शुरू की तो वो फट गए और एक जहाज से दूसरे जहाज होती तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसके बारे में तो इंडिया के एयर चीफ ने भी लिखा था, PC लाल ने भी लिखा था कि ये इन्होंने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने बुक में लिखा था, अपनी किताब में इस हमले का जिक्र किया उन्होंने खुद कि बड़ा नुकसान किया हमारा, और बहुत सरप्राइज। अच्छा, ये अब आ जाते हैं हम फिर वेस्ट पाकिस्तान आ जाते हैं हम। ये 13 सितंबर है। इसमें ये एक बर्ड डॉग है L-19 पाकिस्तान आर्मी का और इसमें पाक आर्मी एविएशन का जहाज है, पाकिस्तान एविएशन का जहाज है और इसमें मेजर कैप्टन हिदायतुल्लाह खान न्याजी से उड़ा रहे हैं, सुबह ही सुबह रैकी कर रहे हैं। उन्हें देखा कि नीचे बहुत ज़्यादा टैंक्स आ रहे हैं और गन्स हैं और बहुत ही बड़ी आर्मी की फॉर्मेशन सियालकोट की तरफ आ रही है। तो ये बहुत हैरान हुए उन्हें देख के। बाद में पता चला कि ये तो इंडिया की 11 डिव सियालकोट, पूरी डिव सियालकोट को कैप्चर करने के लिए आ रही है। इन्होंने सरगोदा बताया, सरगोदा में अलाउद्दीन बुच अहमद के का स्क्वाड्रन था, उसको डिटेल किया गया। उन्होंने नेपॉम अपने जहाज़ों में लगाए और उसके बाद उन्होंने नीचे आके इस पे हमला किया। 11 डिव पूरी जो ना तबाह कर दी थी और नेपॉम पूरी 11 डिव जो है वो नेस्तनाबूद हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेपॉम का भी उनको नहीं पता था अभी और हमारे पास नेपॉम बम था जो कि पहली दफ़ा हमने नेपॉम यूज़ किया था उसके। इसका मतलब है कि 65 में एयर फोर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया MM आलम के ये जो मार्के के बाद वी वर राइट इन फ्रंट, यानी पुशिंग अहेड। ठीक है, आपने कहा कि साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी सुपीरियरिटी जो है ना वो। अच्छा, ये बड़ा यहाँ पे हमें ये जो है बिल्कुल ये आदमपुर पे हमला है। नंबर 7 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और इनके पीछे नेविगेटर हैं WD हार्नी, वो बैठे हुए हैं, बहुत ही मशहूर नेविगेटर। और ये स्क्वाड्रन कमांडर ये भी बहुत मशहूर थे। इन्होंने आदमपुर पे हमला किया है और उनके जो आदमपुर बेस है जो कि इंडिया की जो काफ़ी बॉर्डर से काफ़ी दूर है और उसमें इन्होंने फ्यूल डंप्स को निशाना किया। और जब फ्यूल डंप्स जब फटे हैं
तो आने वाले जो इनके पायलट्स थे उनको 50 मील दूर से ही नजर आया था कि भाई ये हमारा टारगेट है, वहां जाना है तो हमने। दे वर एबल टू आइडेंटिफाई कि हमने ये वहां पे फ्यूल डंप्स को पहले निशाना बनाया गया। निशाना बनाया, और ये फिर वहाँ पे जो बाकी जो इनके स्क्वाड के लड़के गए हैं तो वो सीधा सीधा वहाँ उस बेस के ऊपर पहुंच जाते थे और वो हमला करते। ये बहुत ही एक कामयाब हमलों में शुमार होता है। इसका भी कामयाब हमलों में शुमार होता है। जी जी जी। ठीक, अब नेक्स्ट हमें जी ये आप देख रहे हैं, ये है अलाउद्दीन बुच अहमद सेम, जिन्होंने कि 11 डिव को तबाह किया था। तो ये उस दिन शाम को बहुत क्लोज नजर आ रहा है आपकी पेंटिंग के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत ट्रेन्स लो के लेवल ये जहाज। लो लेवल पे हैं, और ये एमुनिशन ट्रेन को गुरदासपुर पे तबाह कर रहे हैं। एज अ लीडर ही केम सो लो के उनको अंदाजा नहीं था कि इसमें इतना ज्यादा एमुनिशन होगा। जब वो फटा है तो इनके जहाज को लगी है और ये शहीद हो गए थे। लगा क्या इनके जहाज को? जब स्प्लिंटर्स लगे, ये जो Ammunition के splinters जो है, स्प्लिंटर्स लगे, वो जब तबाह हुई है तो वो इनके जहाज को आके लगे। ये अलाउद्दीन बुच अहमद का जो जहाज था बहुत लो था, और ये बहुत फ्रंट से लीड करते थे, और उनको जाहिर है सितारे जुरत हैं, ये भी पॉस्टमस हैं, और बहुत ही एक कामयाब हमला था क्योंकि ये एमुनिशन ट्रेन कंप्लीटली तबाह हो गई थी। ठीक है, अब ये हमें नजर आ रहा है, ये तकरीबन आप समझ लें कि लास्ट एनकाउंटर इंडिया के साथ ये 22 स्टार फाइटर नजर आ रहा है। ये स्टार फाइटर है, रात का वक्त है, और स्क्वाड लीडर जमाल खान ने एक कैनबरा को गिराया जो कि हमारे यहाँ हमला करने आ रहा था, और ये मिसाइल किल थी। और आप ये देख लें कि दुनिया में रात के वक्त स्टार फाइटर के साथ उस वक्त जब ये बीवीआर वगैरह, बियॉन्ड विजुअल रेंजेस वगैरह, और आपके जो रेडार्स वगैरह हैं या एवियोनिक्स हैं, इतने मॉडर्न नहीं थे। बस हम गुजारा ही करते थे, जैसे सकेसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनवार थे जो कि इनको कंट्रोल कर रहे थे, इनको डायरेक्शंस दे रहे थे, और स्क्वाड लीडर जमाल भी एक बहुत ही नामवर स्टार फाइटर के पायलट, बाद में ये चीफ भी बने थे, ये चीफ मार्शल जमाल खान। तो ये वो गिरा रहे हैं, ये वो जहाज। नेक्स्ट जी, ये जहाज ये हमारी लास्ट पेंटिंग आप इसलिए समझ सकते हैं कि वॉर तो हो गई है खत्म। ये RB-57F है जो कि अमेरिकन उड़ाया करते थे, और ये पेशावर में बेस्ड थे ये जहाज RB-57F और U-2। और अमेरिकन फाइटर जहाज नहीं, ये एक बॉम्बर समझ लें इसको, और ये रिकॉनेसेंस का जहाज है, बॉम्बर भी नहीं, ये रिकॉनेसेंस का जहाज है, और 1 लाख फुट से ऊपर उड़ता था ये। और इसको इस्तेमाल किया जाता था टेलीमेट्री इंटेलिजेंस के लिए रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब वॉर शुरू हुई है, अमेरिकन ऑपरेट कर रहे थे यहाँ से, और बड़ा बेर में वो लोग रहते थे। तो जब वॉर शुरू हुई है तो हमने ये जहाज टेक ओवर किए उनसे, और खुद इनको फ्लाई करते थे। एक आप जरा मेहरबानी करके साइड पर हो जाइए, अब ये जहाज हमें चाहिए, अब ये हमें चाहिए। तो हम 1 लाख फुट पे उड़ के इंडिया की सारी जो बेसिस थी हमने इस जहाज के अंदर फोटोग्राफ की, क्योंकि उस हाइट पे ना गन्स जा सकती थी, ना मिसाइल जा सकते थे, और ना कोई उनका जहाज जा सकता था। तो ये इत्तेफाक से अंबाला के ऊपर ये डिसेंड कर रहे थे, तो उन्होंने रशियन मिसाइल एक्वायर कर लिए थे उस वक्त SA-2, और वो इनके इर्द गिर्द फटे थे जाके। ये वो मैं सीन दिखा रहा हूँ, इर्द गिर्द फटे थे, और ये जहाज बड़ी मुश्किलों से। इस वक्त बुलंदी आप डिपिक्ट कर रहे हैं इस वक्त ये 67,000 फीट पे है, यानी नीचे आ गए, डिसेंड कर रहा है, क्योंकि पेशावर जो है, पेशावर में उतरते इतना ही वक्त लगेगा उसको, क्योंकि डिस्टेंस 200 मील भी होगा, तो वो उतरते वहीं से ही शुरू हो जाएगा। तो इस जहाज ये लैंड कर गया था, और इस जहाज को हमने फिर रिपेयर किया पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, और फिर इस पे फ्लाई किया था हमने, दोबारा फ्लाई किया। उसके बाद फिर इंडियन अमेरिकन को दे दिया था, वो शोर मचा रहे थे हमारे हवाई जहाज वापस करो, तो हमने दे दिया था। मसूद अख्तर हुसैनी साहब, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। आज आपने हमें जो मंजर कशी, जो रंगों से तारीख PAF की 1965 की जंग के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से बताई, इट्स मार्वलस। शुजात की और बहादुरी की दास्तान रकम की पाकिस्तान एयरफोर्स ने। नाज़रीन,
एक्सपर्ट हम इस मामले पे नहीं हैं, लेकिन हुसैनी साहब ने हमें जिस तरह वॉक थ्रू किया है 6 सितंबर से पहले और 6 सितंबर से बाद के मार के, पता चलता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने इट लेड राइट फ्रॉम द फ्रंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है नाज़रीन, फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।